जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारा जो पॉलिटी फाउंडेशन का बैच चल रहा है, जिसमें हमने संविधान की प्रस्तावना और संघ और उसका राज्य चरित्र संविधान का सामान्य परिचय देखा था। और उसके बाद हम मूल अधिकार पे आए थे। मूल अधिकार में भी हमने समानता का अधिकार था, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 आर्टिकल थे। वो सभी हमने कवर कर लिए थे। इसके बाद जो हमारा अगला जो अध्याय आता है मूल अधिकार में, वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक केवल 3 आर्टिकल हैं। तो इन तीनों आर्टिकल को डिस्कस करते हैं 2 लाइनों के साथ कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ जो अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, तो इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 19। सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 के बारे में जान लेते हैं। जो अनुच्छेद 19 है वो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को प्राप्त है। ऐसे ही आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, और मेरा यकीन है कि जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी ये शॉर्ट नोट्स से ही आएंगे। कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो पॉलिटी का स्टैटिक क्वेश्चन होगा। और कोई जो टीचर है वो कायदे का सवाल पूछता है तो एक भी क्वेश्चन इन शॉर्ट नोट से बाहर नहीं जाएगा, इतना आप विश्वास कर सकते हैं। और जितने भी PYQ हैं वो भी इसी शॉर्ट नोट्स के आधार पर ही हैं, और आने वाले जितने भी पेपर होंगे वही सवाल आएंगे जो आपके शॉर्ट नोट में बने हुए हैं। तो यह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है यह अधिकार। अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 के आधार पर निलंबन। इसके बाद इसमें सात सब क्लॉज हैं, जिसमें 91 का ए का 91 का 1 का ए, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का जो खंड है वो कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, सभी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होगी। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे हम राइट टू स्पीच भी बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच। हमें भारत में बोलने की आज़ादी है, लेकिन यह आज़ादी असीमित नहीं है। आगे बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसके तहत इन अनुच्छेदों में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। इसके बाद जो बी आर्टिकल आता है, पहला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सभा, समिति या सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। सम्मेलन का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद भी कहता है कि हमें सभा, समिति या संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। इसको याद करने की भी ट्रिक है। इसके बाद जो तीसरा आर्टिकल आता है वो कहता है कि हमें संगठन बनाने का अधिकार है। संगठन बनाने का अधिकार है। जैसे कि जितनी भी पार्टियां बनी हैं हमारे देश में, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक पार्टी हो, या जितने भी एनजीओ चल रहे हैं भारत देश में, वो सभी अनुच्छेद 19 के सब क्रॉस 1 के सब क्रॉस सी के आधार पर बनते हैं। इसके बाद जो डी ऑप्शन है वो देता है हमें कि भ्रमण करने का अधिकार है। कि हमें भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का अधिकार देता है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है वो निवास करने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में कुछ जनजातियों के इलाकों को छोड़कर भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में हम कहीं भी बस सकते हैं और अपना निवास या घर बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है वो आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के ऊपर बहुत सारी बहस हुई हैं, जिसमें आर्टिकल 13 और ये संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के आधार पर सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर बहस हुई है, जिसमें सबसे बड़े बड़े फैसले जैसे कि गोरखनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, ये सभी जो वाद हैं वो संपत्ति के अधिकार के तहत ही हुए हैं। तो इसलिए सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको यहाँ से हटा दिया और इसको अनुच्छेद 300A में स्थापित, अनुच्छेद 301 के तहत इसको स्थापित कर दिया था। और अब यह मूल अधिकार से हटकर वैधानिक अधिकार है। एग्जामिनर आपको सवाल पूछेगा क्या संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। और जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, तो इसको आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या नहीं है। इसके बाद जो अगला आता है कि जी, तो ये यहाँ से हट चुका है, व्यवसाय करने का अधिकार। व्यवसाय करने का अधिकार हम भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अपना व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, ऐसा हमें आर्टिकल 19 का 1 का सब क्रॉस जी कहता है। इसके बाद यह सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या मूल अधिकार असीमित हैं? क्या जो आर्टिकल 19 है वह सीमित है या नहीं है? तो क्या मूल अधिकार असीमित है? अमेरिका जैसे देश में जो विकसित देश है वहाँ मूल अधिकार सभी को समान दिए गए हैं। जो आर्टिकल 19 है वो सभी को वहाँ पर समान दिया गया है, लेकिन वहाँ के जो मूल अधिकार हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमारे यहाँ पर जो मूल अधिकार हैं वो आर्टिकल अनुच्छेद 19 है, वो असीमित नहीं है।
अनुच्छेद 19 के जितने भी खंड हैं उन सभी पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर 19 का सब क्लॉज 2 के तहत रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और जो सभा समिति का अधिकार है उस पर आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 3 के आधार पर इसका रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। इसका 19 का 4, 19 का 5 और इसका भी 19 का 5 के आधार पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। संपत्ति का अधिकार यहाँ से हट चुका है तो इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 19 का 6, हमारे यहाँ पर तो सभी लोग नेता वगैरह को मतलब गाली वगैरह देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी भी जज के आप जो पर्सनालिटी उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद आता है क्या, ये को सवाल, क्या हमें आर्टिकल 19 के तहत किसी व्यक्ति का पुतला जलाने का अधिकार है? तो यह बिल्कुल सही है, हमें आर्टिकल 19 के तहत पुतला जलाने का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 20, यह सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि यह जो आर्टिकल है वो आपातकाल में भी आपसे छीना नहीं जा सकता। इसमें जो पहला सब क्लॉज है वो कहता है भूतलक्षी दंड से संरक्षण, भूतलक्षी विधि से संरक्षण। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति ने 2 साल पहले कोई क्राइम किया, किसी भी व्यक्ति ने 2 साल पहले कोई क्राइम किया और आज उसकी सजा, जो उसने क्राइम किया था आज उसकी सजा 7 साल, और जब उसने वो गुनाह किया तो उसकी सजा 3 साल थी, या उसने जो क्राइम किया उससे पहले जो सजा थी वो केवल 1 साल थी। यह उसने क्राइम किया था वो साल है, ये वो साल है जब उसने उससे पहले और ये उसके बाद। तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज कहता है कि उसे उसी आधार पर सजा दी जाएगी जो उस समय प्रचलित थी, यानी उसने 2 साल पहले कोई क्राइम किया, 2 साल पहले जो विधि में लिखा गया था उसी के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 कहता है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। आपने कोई भी क्राइम किया और पुलिस ने आपको कोई किसी भी सजा के तौर पे आपसे सच उगलवाने का या झूठी जो चार्ज शीट है वो बनाने का प्रयास किया तो वह कोर्ट में लागू नहीं होगी, या कोर्ट के सामने जो दस्तावेज पेश किए जाएंगे वह मान्य होंगे। जो थाने में जो चार्ज शीट फाइल की गई है वो मान्य नहीं होगी। तो यहाँ आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 कहता है, इसको आप नोट कर सकते हैं।
इसके बाद जो इसका सब क्लॉज 3 है वो कहता है किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया और उसको उसकी सजा मिल चुकी है तो बस उतनी ही सजा मिलेगी जितना कि क्राइम में लिखा हुआ है। वो उसके लिए जो क्राइम किया था उसको दोबारा से वो सजा नहीं मिलेगी। तो यह आर्टिकल 20 का सब क्लॉज इसको डिफाइन करता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को दोबारा से उसी क्राइम का दंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो अनुच्छेद 21 को उसका बहुत विस्तार कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत ही व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू फूड, राइट टू मेडिकल, right to health and medical facility। और एक और जो फैसला दिया था वो आपके काम का है, वो है विवाह करने का अधिकार। लेकिन जो यह अधिकार दिया गया है कि शादी करने का अधिकार का मतलब कि आप अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार से कि हमारी शादी नहीं हुई है तो हमारी शादी करवाओ। अनुच्छेद जो विवाह करने का अधिकार दिया गया है वो आपकी अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार दिया गया है। तो आप अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको आप नोट कर लो। अनुच्छेद 21 के खंडक्रम में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल दिया गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा। यह जो
अधिकार है वो मूल अधिकार है, जिसे आप लागू करवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। यह जो शिक्षा का अधिकार दिया गया वो ये केस के तहत दिया गया। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, उसी के तहत सरकार द्वारा संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। उसी के तहत शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार दिया गया और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसको दिया गया। लेकिन 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार डीपीएसबी में दिया गया। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। आपातकाल में भी छीने नहीं जा सकते। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 सबसे ताकतवर आर्टिकल है, इससे आपातकाल में भी आपसे छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 359 कहता है, संविधान का अनुच्छेद, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी आर्टिकल को संसद या राष्ट्रपति न्यून कर सकता है और इसकी न्यायालय में भी जांच नहीं की जा सकती। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 मूल अधिकार में या संवैधानिक अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके बाद जो वाला आर्टिकल है अनुच्छेद 22, स्वतंत्रता का अधिकार का जो अंतिम आर्टिकल है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण होगा। गिरफ्तारी से संरक्षण, इसका जो पहला सब क्लॉज कहता है वो कहता है कि आपको अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकार होगा। गिरफ्तारी जानने का अधिकार होगा कि आपने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए बाकायदा आपको गिरफ्तारी जानने का अधिकार होगा कि आपको किस बेस पर गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है, अगर आपको गिरफ्तार कर दिया गया तो आपको अपना वकील रखने का, अपने पसंद का वकील रखने का भी अधिकार होगा। वकील रखने का अधिकार होगा। इसके बाद तो इसका तीसरा सब क्लॉज कहता है कि आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। इसमें जो यातायात का या जो पुलिस आपको न्यायालय तक ले जाएगी उसका समय काउंट नहीं किया जाएगा। उसका समय या किसी दिन छुट्टी पड़ गई तो वो दिन भी आपका काउंट नहीं किया जाएगा। वर्किंग डेज का 24 घंटा केवल काउंट किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला अध्याय होता है वो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।